नमस्ते दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। जब 2016 जोग्जा के वाना आलूस जंगल में जहाँ एक स्काउट कैंप गया, जहाँ गांव के रक्षक सोनतो के मना करने पे भी कैंप लगाया गया, जिसके चलते मास पोजेशन हुआ था। और तब से वहाँ के लोगों ने वो जगह बंद कर दी और आज भी वहाँ जाना मना है और इसीलिए इस कहानी में जगह और लोगों के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी है फॉरबिडन कैंप मास पोजेशन की, जिसमें लोगों के साथ वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। साथ ही मैं आपको इस कहानी की मेन लीड यानी रिनी ने फिल्म मेकर्स को जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगी जिसे जान के आप हैरान रह जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। समय जोग्जा 2023। मीको नाम का लड़का 2016 में घटे उस घटना के बारे में बता रहा होता है जो उस समय उस ट्रिप का स्काउट क्रू का चीफ था। ट्रिप के समय वो लोग कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो किसी ने कभी एक्सप्लोर नहीं की हो, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। यहाँ मीको ट्रिप की फोटोज दिखा रहा होता है और उन्हीं फोटो में हम रिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस ट्रिप पे गई थी। लेकिन अगर मीको को ये पता होता कि उसके साथ वहाँ क्या घटने वाला है जिससे रिनी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो उसे वहाँ कभी नहीं लेके जाता। और दोस्तों, इसी पे वहायु बुक लिखने वाला था जिसके लिए वो ये सारी इन्फॉर्मेशन मीको से ले रहा था। दोस्तों, लोगों के बीच ये अफवाह है कि मीको काला जादू करता है और उसका डेविल से कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो पिछले साल अपने दोस्तों को उस ट्रिप की जगह पर लेके गया था जहाँ पहले मास पोजेशन हो चुका था। यहाँ से जाते हैं हम पीछे के वक्त में। अब समय था 2016। न्याला और रिनी बैठ के बात कर रही होती हैं, जहाँ ने रिन को रोज भागने से मना करती है क्योंकि दोस्तों रिन को अस्थमा है। लेकिन रिन नहीं चाहती थी कि उसका ग्रुप उसकी वजह से हार जाए। वो बस एक बार बोझ न बन के खुद को साबित करना चाहती थी ताकि उसे एक्सेप्ट किया जाए। यहाँ दोनों सहेलियां बैठ के ट्रिप की साइड के भूतहा होने के बारे में बात कर रही होती हैं। लेकिन रिन पोजेस्ड होने से अच्छा अस्थमा से बेहोश होना पसंद करेगी और यहाँ ने उसे ये कह के चिढ़ाती है कि जब वो बेहोश होगी तो मीको उसे अपनी बाहों में उठा लेगा। दोस्तों, मीको को रिन पसंद करती है, यानी वही लड़का जो बीते समय की ये घटना सुना रहा है। अब मीको, मेरू और चैन ट्रिप के लिए जगह देखने जाते हैं जो साउथ यानी दक्षिण में थी। वो जगह एकदम सुनसान थी और इस जगह को ट्रिप के लिए फाइनल किया जाता है जहाँ ये लोग 3 दिन तक कैंप लगा के रहेंगे। लेकिन इसकी परमिशन ये लोग उस गांव के रक्षक सोनतो से लेते हैं क्योंकि वो उस गांव का बड़ा है। सोनतो नहीं चाहता कि ये लोग वहां जाएं क्योंकि वहां अब कोई कैंपिंग नहीं करता और उसके हिसाब से वो जगह बंद ही रहनी चाहिए। लेकिन मेरू विश्वास दिलाता है कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स और सेफ्टी का ध्यान रखेगा, जिस पे सोनतो मान जाते हैं। हालांकि उन्हें अभी भी उनकी फिक्र थी। अब स्कूल के सभी बच्चों को ये ट्रिप की साइट्स बताते हैं, जिनमें पहली साइट थी वाना आलूस का जंगल और दूसरी थी स्प्रिंग एरिया जो कि इनकी सीमा रेखा से बाहर थी और वहाँ जाना मना था। वहाँ के स्थानीय लोगों के हिसाब से उस जगह के कुछ रूल्स हैं। फॉरबिडन एरिया में कोई भी अपना टेंट नहीं गाड़ेगा। यह ने और इनको नेट सर्च करने से वाना आलूस के अतीत के बारे में पता लगता है। दोस्तों, 2004 में वहाँ कुछ स्टूडेंट्स गए थे जो मास पोजेशन का शिकार हुए थे, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने वो जगह बंद कर दी और समय के साथ उस न्यूज को भुला दिया गया। लेकिन रिन ने को चुप रहने को कहती है और इस पे ध्यान ना देने को कहती है, वरना वो अच्छे से ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाएगी। अब अगले दिन इन सभी लोगों के सामान को चेक किया जाता है। यहाँ उनकी ट्रिप की लीडर लिंडा जब रिन का सामान चेक करती है तो उसके बैग में कई सारी दवाइयाँ देखती है, जिसे देखकर वो उसे घर पे रहने को ही कहती है क्योंकि लिंडा के लिए वो काफी कमजोर है। जिसके बाद ये लोग प्ले की रिहर्सल करते हैं जो ये वहाँ करने वाले थे और ये एक लव स्टोरी है। और दोस्तों, ये कहानी है रोरो पुत्री नाम की एक राजकुमारी पे। लेकिन प्ले का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाने वाली लड़की कीकी की नाक से खून आने लगता है। अब मेरू को रोरो पुत्री के लिए किसी को तो चुनना था और सामने उसे बात करती हुई दिखती हैं ने और रिन, और मेरू उसे वो मेन रोल निभाने के लिए कहता है। और क्योंकि रिन और कीकी की बर्थडे सेम थी यानी किलवॉन ट्यूसडे को, इसीलिए मेरू अब कीकी को वो रोल निभाने के लिए कहता है, जिसपे पहले रिन उसे मना कर देती है क्योंकि उसे जैपनीज ठीक से नहीं आती थी। लेकिन मेरू के उसे सपोर्ट करने पे वो हाँ कह देती है और ये सब मीको देख रहा था, जिससे वो खुश था। मीको और रिन आपस में काफी खुश थे। अब अगले दिन मीको, चैन और मेरू सोनतो के पास जाते हैं, जहाँ सोनतो वहाँ की जमीन पे कुछ ऑफरिंग्स को गाड़ देते हैं क्योंकि जैपनीज लोगों के लिए परमिशन लेना जरूरी है। और सोनतो एक ऑफरिंग फॉरबिडन एरिया में भी गाड़ देते हैं
और मीको से कहते हैं कि अपने दोस्तों को बता दे कि यहाँ आना मना है। वो ये भी कहते हैं कि वो वहाँ ऐसा कुछ ना करें जिससे वहाँ के जीव हर्ट हो जाएं, और सबसे ज़रूरी बात कि वो कोई भी ऑफरिंग को खोद के बाहर ना निकालें। ये बात मीको 2 और लड़कों को बता रहा होता है जब उसे पीछे एक लड़की का एहसास होता है जो गायब हो जाती है। तभी सोंतो आके उसे ले जाते हैं और उसे अकेले घूमने से मना करते हैं। बीच रात मीको को जंगल की कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिससे वो डर जाता है। तभी पीछे से सोंतो आते हैं और बताते हैं कि उनकी ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली गई है। और उसके कुछ ही पल बाद हम देखते हैं कि सोंतो की गाड़ी गई ऑफरिंग्स को कोई निकाल के उन पे पीले चावल डाल के ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी बच्चे कैंपेन के लिए आते हैं। हम देखते हैं कि रिनी को उल्टी हो जाती है और उसकी दोस्त ने उसे संभालती है। ये लोग वाना आलूस ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं। रिनी जब वो ब्रिज पार कर रही होती है तो उसे एक जैपनीज गाना सुनाई देता है जो एक औरत गा रही होती है, लेकिन लिंडा उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। ये लोग कैंपेन की जगह पहुंचते हैं जहां मीको सबका स्वागत करता है और शुरू करने से पहले सब प्रेयर्स करते हैं। जब रिनी को अपने पास एक औरत के खड़े होने का एहसास होता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। उसकी ये हालत देख के कीकी और उसकी दोस्तें उस पर हंस रही थी। अपनी दोस्त को ने इस हालत में देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो उससे पूछती है कि आखिर उसने क्या देखा है, क्योंकि नेट पे पढ़ने के बाद जब से वो लोग यहाँ आए हैं ने को वो जगह भुताहर लगती है। तभी कीकी रिनी को रोरो पुत्री की कॉस्ट्यूम देने आती है। कीकी को लगता है कि वो रोरो पुत्री का रोल उससे ले लेगी। तब ने बीच में आती है और कहती है कि वो चाहते हैं कि ये कैंपेन अच्छी जाए, और कीकी वो कॉस्ट्यूम दे के चली जाती है। जंगल के अंदर लिंडा पेड़ पे वहाँ टेंट ना लगाने की वार्निंग चिपका रही होती है जब वो उसी लड़की को जंगल में जाते हुए देखती है जिसे कीकी ने प्रेयर करते हुए देखा था, और उसका पीछा करते हुए लिंडा फॉरबिडन एरिया में पहुंचती है जहां एक टेंट लगा था, लेकिन अंदर जाने पे वहां कोई नहीं था। ये बात लिंडा वॉकी टॉकी के थ्रू बाकी के लीडर्स को बताने की कोशिश करती है जब वॉकी टॉकी पे उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो लिंडा से कहती है कि वो फॉरबिडन एरिया में घुस आई है, और लिंडा को भी वही जैपनीज सॉन्ग वॉकी टॉकी पे सुनाई देता है। और दूसरे ही पल डरावनी आवाज आती है जो उसे वापस घर लौटने को कहती है, जिससे लिंडा की हालत खराब हो जाती है और वो टेंट वहां से गायब हो चुका था। उधर कैंप की जगह पे रिनी को टेंट के अंदर वही लड़की जैपनीज गाना गाते हुए नजर आती है जो एक पल बाद गायब हो जाती है। तभी न्याला उसे लंच करने के लिए वहां से ले जाती है। इधर घबराई हुई लिंडा सारी बात मीको को बताती है कि किसी आवाज ने उन्हें घर लौट जाने को कहा है। मीको ये बात किसी को ना बताने के लिए कहकर उस फॉरबिडन एरिया को चेक करने चला जाता है जहाँ उसे वॉकी टॉकी मिलता है। और दोस्तों मीको वहाँ पीले चावल हर तरफ फेंक रहा था। तभी वो एक काले सांप को देखता है जो उसके पैर में डस लेता है, लेकिन मीको चाकू से उसकी गर्दन काट देता है और वो देखता है कि वो सांप गायब हो चुका था। ये देख के उसका सर भी चकरा जाता है। इधर कैंप में एक्टिविटीज चल रही थी और हम देखते हैं कि कीकी का ग्रुप बार बार जीत रहा था और रिन को हरा के वो काफी खुश थे, लेकिन रिन एक बार जीतना चाहती थी पर उसके ग्रुप के लोग उसका हौसला बनाए रखते हैं। ब्रेक में रिनी बाथरूम जाती है, तब रिन कीकी और उसकी दोस्तों को आता देखती है और रिन बाथरूम में छिप जाती है। कीकी की दोस्तें उसे रिन से कंपेयर करती हैं, लेकिन कीकी मानती है कि वो रिन से बेहतर है और मीको रिन जैसी कमजोर को कभी पसंद नहीं करेगा। बाहर खड़ी लड़कियां ये बात कर रही थी कि रिन को मीको की रिक्वेस्ट पे मेन रोल मिला है। हम देखते हैं कि कीकी अपना पैर डस्टबिन में न डाल के उसको वहीं छोड़ के चली जाती है। अब जब रिनी बाहर आती है तो उसे एक बाथरूम से लड़की की रोने की आवाज आ रही थी जिसे वो साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उस बाथरूम में कोई नहीं था। ये देख के रिन इतना घबरा जाती है कि वह जब जाने लगती है तब शीशे में रिन उसके पीछे उस लड़की को खड़ा पाती है जो पल भर बाद गायब थी, और वहाँ उसे मिलती है लाल अंगूठी। तभी बाथरूम से निकलता है सांप जो उसे काट लेता है और रिन वो अंगूठी वहीं फेंक देती है। तब दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिसके बाद सारे बच्चे ग्रुप एक्टिविटी करते हैं और इस बार रिन जीतना चाहती थी, जिसके बाद वो भागती है और उसकी स्पीड बाकियों से काफी तेज थी और इस बार रिन का ग्रुप जीत जाता है, जिससे वो लोग काफी खुश थे। लेकिन चैन ने कैमरे से उसकी फोटोज खींची थी जिसे देखकर वो हैरान था, क्योंकि जूम करने पे रिनी के पीछे उस लड़की की आत्मा खड़ी हुई नजर आती है। तभी लिंडा आके चैन को सारी बात बताती है कि उसने फॉरबिडन एरिया में एक लेडी को देखा था जिसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। तभी वहाँ उनकी एक और लीडर फैन आती है जो लिंडा को ऐसी डरावनी कहानियां कहने से मना करती है, लेकिन फैन उन्हें आगे के इवेंट्स पे ध्यान देने के लिए कहती है।
मीको ने वो जगह चेक करी थी और उसे लगता है कि लिंडा थक गई है और उसे आराम की जरूरत है, और वो उसी फॉरबिडन एरिया में मेरू को लेकर जाता है जहां उसने उस सांप को देखा था। और ये लोग वहाँ पीले चावल इसीलिए हर तरफ बिखरा रहे थे क्योंकि वो इन्हें प्रोटेक्ट रखेंगे। मीको वापस कैंप की तरफ चला जाता है और मेरू वहाँ कुछ पुराने पेपर्स को लेकर चैंटिंग करने लगता है और तभी उसे उल्टी हो जाती है। इधर एक और एक्टिविटी शुरू होनी थी जहाँ मादा नाम का एक लड़का उन्हें साइंस में लेटर्स बताएगा और नीचे खड़े बच्चों को शब्दों को पहचानना था। मादा को सुनाई देता है बदला, खून और आंसू, और वो एकदम से पजेस्ड हो जाता है और वो उन्हीं शब्दों के लेटर्स बना रहा था और सभी शब्द को जोड़ने पे वो लोग एकदम हैरान थे। और मादा को हम ये कहता हुआ सुनते हैं कि वो अपना बदला लेने के लिए वापस आएगी, जिसके बाद वो सीधे नीचे पत्थरों पे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो गया था, पर वो अभी भी पजेस्ड था, जो अपना सर उस पत्थर पे बार बार पीट रहा था। लेकिन बाकी के लोग उसे वहां से ले जाते हैं। अब मेरू चैंटिंग्स पढ़ के मादा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, जब मेरू वो लाइंस पढ़ रहा होता है तो रिन वापस उस लड़की को वहाँ खड़ा हुआ देखती है और एक पल बाद वो लड़की रिन की गोद में लेटी हुई थी, जिसे देख के रिन वहाँ से भाग जाती है। इधर टेंट में रिन को वापस वही जैपनीज गाना सुनाई देता है और डर के मारे वो अपने स्लीपिंग बैग में सो जाती है और उसके स्लीपिंग बैग में उसके साथ लेटी थी वही लड़की जो उसे बैग के अंदर खींच लेती है। इधर घबराए हुए मीको और चैन सोंतो के पास आते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं। तभी हम देखते हैं कि कीकी भी पजेस्ड हो जाती है, जो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। मेरू उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो काबू नहीं हो रहे थे। और तभी वहां आती है रिन, जो उस लड़की से पजेस्ड थी और कीकी उसके सम्मान में झुकी हुई थी। तभी एंट्री करता है सोंतो, जो वहाँ धूप का धुआं करता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। यह सोंतो पजेस्ड लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पजेस्ड मादा रिन से कहता है कि ये उसकी जगह नहीं है और उसे यहाँ से जाना चाहिए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। सोंतो मादा को काबू करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि सभी पजेस्ड लोगों को वहाँ से दूर ले जाया जाए। लेकिन इनकी किस्मत ही खराब थी। जिस ब्रिज के जरिए वो लोग इस जंगल में आए थे वो टूट चुकी थी। अब सोंतो गाँव वालों की मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो मीको से कहते हैं कि जब तक वो ना लौटे मीको वहाँ की एक्टिविटीज रोक दे और ये लोग वहीं उनका इंतजार करें। मेरू पजेस्ड लोगों को वापस कैंप की जगह लेकर जाता है। सोंतो को शक था कि उन ऑफरिंग्स को बाहर निकाला गया है, इसीलिए वो उन जगह को चेक करने के लिए कहता है। साथ ही वो मीको से रिन का स्पेशली ध्यान रखने को कहते हैं। रात के खाने पे हम देखते हैं कि रिन अभी भी पजेस्ड थी, इसीलिए उसके अंदर की स्पिरिट कहती है कि जब वो खाना खाती है तो उसे एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जिस पे लिंडा उसे डिसरिस्पेक्ट करके चली जाती है। तभी रिन लिंडा को अपने काबू में करके उससे डांस करवाती है और साथ ही में वो वही जैपनीज गाना गा रही थी जिसे ये लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। मीको, फैन और चैन मेरू से सारी एक्टिविटीज रोकने को कहते हैं। मीको चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल रहे और इसीलिए उन्हें एक्टिविटीज जारी रखनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लिंडा को उल्टी हो जाती है, जिसके मुंह से काफी कीड़े निकलते हैं और वो रिन के सम्मान में झुक जाती है। रिन के काबू करने की वजह से वो बार बार अपना सिर पीटे जा रही थी, जिसे मेरू रोकता है। दोस्तों, लिंडा को याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। आधी रात में ने को बाथरूम जाना होता है, इसीलिए वो रिन के साथ बाथरूम जाती है। ने को लगता है कि उस जगह का संबंध माडा के पोजीशन से है, क्योंकि जिस प्ले को ये लोग करने वाले हैं माडा उसी के किंग की तरह एक्टिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वही काला सांप ने को डराता है, जिसे रिन काबू करके वापस भेज देती है। यहाँ ने को पता लगता है कि सांप दिखने का मतलब है कि वहाँ इंसानों को नहीं होना चाहिए। ने को समझ ही नहीं आता कि आखिर रिन ने इतनी अच्छी जैपनीज कहाँ से सीख ली। तभी रिन उसे एक शॉकिंग बात बताती है कि उनके कैंप में किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। इधर टेंट में ये लोग एक्टिविटीज रोकने पे बहस कर रहे होते हैं, लेकिन मेरू का कहना है कि पूरे साल उन लोगों ने रिहर्सल करी है, इसीलिए इन्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये कह के चली जाती है कि अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मीको होगा। रात में मीको रिन को कहीं जाते हुए देखता है, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। मीको देखता है कि रिन टेंट में ही सो रही थी। अब आधी रात में कैंप की एक्टिविटीज वापस शुरू होती हैं और मीको चैन से रिन का ध्यान रखने के लिए कहता है। चैन जब रेड ग्रुप को अपने साथ लेके जा रहा होता है तो उसे जंगल में कुछ आदमियों की आत्माएं दिखती हैं जो एकदम काले दिख रहे थे। डर के मारे वो ग्रुप को आगे ले जाता है, लेकिन रिन पीछे ही छूट जाती है और वो पहुंच जाती है दूसरी दुनिया में और उसके हाथ में अब वही लाल अंगूठी आ गई थी
और जंगल में चैन को दिखने वाली आत्माएं दूसरी दुनिया में रिन को घेर लेती हैं। अब इन्हें पता लगता है कि रिन पीछे छूट गई है, जिसे ये लोग अलग अलग होके ढूंढते हैं। दोस्तों, ने के सामने तभी आता है एक पोचोंग, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। दूसरी तरफ चैन स्प्रिंग में एक शॉकिंग चीज देखता है। तभी मीको रिन के बारे में पूछता हुआ उसके पास आता है। चैन उसे वो दिखाता उससे पहले ही इन्हें ने की चीख सुनाई देती है, जो उस पोचोंग से पजेस्ड हो गई थी और बार बार अपने कफन के बारे में पूछती जा रही थी। वो एकदम बेकाबू हो गई थी और उसे कंट्रोल करने के लिए फे उसे एक चादर में पोचोंग की तरह बांध देती है, जिससे वो शांत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मास पोजेशन अपने चरम पे पहुंच जाता है और लोग एक एक करके पजेस होने लगे थे। सोन तो जब ने के कफन की एक नोट खोलते हैं तो वो अपने ही गाल को बुरी तरह चीर लेती है। सोन तो उसे काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे वापस बांध दिया जाता है। दूसरी दुनिया में हम रिन को देखते हैं, जो उस अंगूठी को अपने हाथ से उतारने की कोशिश करती है। तब वो लड़की रिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जंगल में रिन को ढूंढते समय मीको को वही काले लोग नजर आते हैं और उसके साथ आए लड़के एक एक करके पोजेस्ड और घायल हो रहे थे। मीको उन लड़कों को उन आदमियों की स्पिरिट से बचाने के लिए चावल उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों, दूसरी दुनिया में वो लड़की थी रोरो पुत्री, जिसका प्ले ये लोग करने वाले थे, यानी वही राजकुमारी जो तब से लेकर आज तक राजा के सैनिकों से छुप रही है, क्योंकि सैनिकों को लगता है कि वो राजा को मार देगी और वो रिन का वहाँ लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लेकिन रोरो को रिन के पीछे दिखाई देता है वही सांप, यानी वो किसी को अपने साथ लाई थी, लेकिन रिन को इसका कोई आइडिया नहीं था और रोरो रिन को प्रोटेक्ट करने का वादा करती है। अब चैन पोजेस्ड लड़कों को सोंतो के पास लेकर आता है। तब सोंतो मेरू के बारे में पूछता है, जो काफी समय से गायब था। चैन सोंतो को चौंकाने वाली बात बताता है कि उसने फॉरबिडन एरिया के स्प्रिंग में मेरू को देखा था, जिसके ऊपर सांप लिपटा हुआ था। तभी सोंतो को भी वही सैनिक की स्पिरिट दिखाई देती हैं और वो लिंडा से कहता है कि वो गांव वालों को बताए कि वो लोग ब्रिज अभी पार न करें। सोंतो को उस एरिया में पीले चावल मिलते हैं, जो स्पिरिट्स को ऐसा ऑफरिंग उन्हें बुलाने के लिए दिए जाते हैं। दूसरी तरफ मीको के पीछे सैनिक लगे हुए थे और वो पेड़ की डाल से बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी दुनिया में रोरो रिन को वही अंगूठी देती है। दोस्तों, वो अंगूठी किसी भी इंसान को काबू कर सकती है और कोई भी विश पूरी कर सकती है। रोरो अपना बदला लेना चाहती है और इसके लिए वो रिन की मदद मांगती है। तभी उस दुनिया में आ गया था मेरू, जिसके बाद बेहोश मीको को मेरू उठाता है, जिसके सामने बैठी थी रिन। दोस्तों, सोंतो को पता चल गया था कि वो ऑफरिंग मेरू ने खोद के निकाली थी, लेकिन मेरू के हिसाब से ये करना जरूरी था। इसकी वजह से वो रिन को वापस ला पाया है और उसने रोरो से वादा किया है कि आज रात ये लोग उसका प्ले करेंगे, जिसमें रोरो उसकी एंडिंग को बदल देगी। वो इस बार मरेगी नहीं बल्कि जिंदा रहेगी। दोस्तों, जब ये घटना घटी थी तो उस वक्त सभी लोग ट्रांस में थे। अब रात को मेरू प्ले नरेट करता है और रिन पोजेस्ड हो जाती है। उसकी आंखें पीछे की ओर पलट जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी के मुताबिक रोरो पुत्री अभी एडल्ट नहीं हुई थी। वो राजकुमार से प्यार करती थी और राजकुमार उसे बिना शादी किए अपने साथ रखने वाला था। उसे घुटन होने लगी और उसे लंबे वक्त से चल रही बीमारी हो गई। उनके अंकल ने दोनों को राजमहल छोड़ देने के लिए कहा और जब ये बात राजा को पता चली तो उसने राजकुमार के सामने दो चॉइस रखी, या तो रोरो या फिर राजा की ताकत। उसे किसी एक को चुनना था और कहीं ना कहीं वो राजा की पावर से प्रभावित हो गया था। रोरो पुत्री जिस राजकुमार से इतना प्यार करती थी वो उसी को मारने को तैयार था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। रोरो पुत्री इस बार राजकुमार पे ही वार कर देती है, यानी कि मीको पे, लेकिन वो खंजर मीको के हाथ पे लग जाता है और पीछे खड़ी थी रोरो पुत्री की स्पिरिट, जिससे मेरू अब वो अंगूठी मांगता है जो उसे चाहिए थी। हाँ दोस्तों, ये सब कुछ मेरू करता आ रहा था। उसी ने वो पीले चावल मीको को हर तरफ फेंकने को कहा था और माडा के अंदर की स्पिरिट को उसी ने समन किया था ताकि वो उस अंगूठी तक पहुंच सके। अब वो रिन से वो अंगूठी मांगता है जो रोरो ने रिन को दे दी थी, क्योंकि उसका दिल प्योर था। रिन समझ गई थी कि ये सब मेरू ने वो अंगूठी पाने के लिए किया है, इसलिए रिन उस अंगूठी को आग में फेंक देती है। सारे लोग उस प्रदर्शन से बाहर आ गए थे और अब रिन और कीकी में दोस्ती हो गई थी। इस घटना के बाद सभी लोग करीब आ गए थे। घर जाने से पहले सोन तो सभी को ब्लेस करता है और तब से इन लोग ने मेरू को कभी नहीं देखा।
वो इसलिए क्योंकि उसकी हालत एक पागलों की तरह हो गई थी, जिसे लगता है कि अंगूठी उसी के हाथ में है। दोस्तों पिछले 7 साल से हर साल ये लोग रिन को उस जगह पे लेकर जाते हैं ताकि रोरो रिन को घर वापस जाने दे। दोस्तों रिन आज भी रहस्यमय चीजें एक्सपीरियंस कर रही है और रिन ने कई साल मना करने के बाद अब ये कहानी मेकर्स को बताई कि उसे कैसे अपने शरीर में तापमान बढ़ने का एहसास होता था और 5 बजते ही मौसम काला हो जाता था। दोस्तों रिन उस फॉरबिडन एरिया के एंट्रेंस पे ही पजेस्ड हो गई थी और उसके दोस्त ने उस फिगर को देखा था जो कि काफी लंबा और काला था। रिन को कुछ याद नहीं है, लेकिन उसका पोजीशन काफी खतरनाक था। यहाँ तक कि उनकी एक दोस्त जो एक टॉम बॉय की तरह रहती थी, जिसे डांस नहीं आता था, वो भी काफी अच्छे तरीके से गाना गाने और डांस करने लगी थी। दोस्तों रिन ने उस स्पिरिट को अपने ही रूम की एक चेयर पे बैठे हुए देखा था और रिन ने उससे दोस्ती कर ली। उन स्पिरिट ने रिन को बताया कि उन्हें उसका ऑरा काफी पसंद आया था। और दोस्तों यहाँ एक शॉकिंग चीज होती है जब फिल्म मेकर्स उससे पूछते हैं कि क्या उसने स्पिरिट्स की परमिशन ये कहानी बताने के लिए ली है, और ये कहते ही स्टूडियो की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं। और यहाँ मैंने एक बहुत अजीब बात नोटिस करी कि रिन जब लाइट ऑफ होने के बाद हंसती है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो हंसी उसकी नहीं थी। दोस्तों रिन के कहने पे वो इंटरव्यू वहीं रोक दिया गया और दोस्तों तब से लेकर आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर क्या वजह थी जिससे ये मास पोजेशन हुआ। मुझे याद है कि मैंने आपसे इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में भी कहा था। दोस्तों शूटिंग करते वक्त कई लोगों को ट्रांस में होने का एहसास हुआ था। दोस्तों इतना ही नहीं, मूवी में रिन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस और रियल रिन जब लोकेशन पे पहुंचे थे तो उसके दूसरे ही दिन वहां मास पोजेशन हो गया था। हालांकि ये सिर्फ एक बार ही हुआ था। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस मूवी में जिस एक्ट्रेस ने लिंडा का रोल निभाया है उसे वो जैपनीज सॉन्ग 2 महीने पहले से ही पता था, जबकि उसे फिल्मिंग से सिर्फ 14 दिन पहले लिखा गया था। दोस्तों फिल्म के मेकर्स के हिसाब से शूटिंग करते वक्त जो घटनाएं घटी थी वो बिल्कुल 2016 में हुए मास पोजेशन जैसी थी। तो दोस्तों ये थी कहानी द फॉरबिडन कैंप मास पोजेशन की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।